अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस के बढ़ते हुए केसेस और हवा की बेटी एक बार फिर निशाने पर। फैसलाबाद के थाना मंसूराबाद की हदूद में जालिम शौहर ने अपनी बीवी को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उसे जान से मारने की कोशिश भी की। मैके से पैसे न मंगवाने पर जालिम शौहर ने अपनी बीवी पर खौलता हुआ पानी डाला और 5 रोज तक उसे घर में हब्से बेजा में भी रखा। जुल्म की ये दास्तान कैसे परवान चढ़ी और खातून किस हाल में है, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम। फैसलाबाद में थाना मंसूराबाद के इलाका में एक जालिम शौहर ने अपनी बीवी पर न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उस पर खौलता हुआ पानी डाला और फिर उसके बाद उसे 5 दिन तक कैद में रखा, हब्से बेजा में रखा। मुतासरा खातून ताहिरा नामी जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, बताइएगा कि किस तरह से ये वाक़या हुआ। हमारे घर में ना पहले 2 दिन से आटा नहीं था, तो जब बीच में मैंने अपने बच्चों को थोड़े से चावल पड़े थे घर में, मैंने बना दिए हैं। तो जब तीसरा दिन आया तो मेरा बेटा स्कूल कहता था मैंने नहीं जाना, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए। तो मैंने कहा जाओ अपने बाबा से कहो कि आपको रोटी लेकर दे दे। तो उसने अपने बाबा को कहा तो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, हालांकि उसके पास पैसे भी थे। तो फिर मैंने उसको कहा कि तुम अच्छा ऐसे करो, अपने दादा को कहो मेरा जो ससुर है ना उसके बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है और मंथली वो पैसे लेता है 15,000 रुपया। तो उसी दिन वो लेकर आए थे। मैंने कहा चलो अपने दादा को कहो कि वो तुम्हें एक रोटी लेकर दे दे, बाद में हम लेकर आएंगे तो खा लेंगे, नहीं लेकर आएंगे तो कोई बात नहीं। तो शाहद अली मेरा जो शौहर है वो ये सुन के ना गुस्से में आ गया कि तुमने मेरे अब्बू को क्यों कहा है, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो अपने भाइयों से मंगवाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। तो शाहद ने नहाना था, नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए चूल्हे के ऊपर रखा था, नीचे ज़मीन के ऊपर चूल्हा पड़ा था, मैं साथ बैठी थी। तो फिर शाहद अली आया, पहले उसने मुझे मारा है, मार के फिर जो पानी था ना उसको मेरे ऊपर गिरा दिया है कि अपने भाइयों से मंगवाया करो पैसे, हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को? मेरी शादी को 7 साल हो गए। 3 बच्चे हैं आपके? हाँ जी 3 है। एक बड़ा बेटा जो है आपका वो स्कूल गोइंग है? हाँ जी हाँ जी। मुझे ये बताएं ताहिरा बाजी कि आप 7 साल से एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं जिसका आपको शायद इब्तिदा में ही पता चल गया होगा। कब से ये सिलसिला है, कब से वो मतलब वो ज़ुबान दराजी और तशद्दुद का सिलसिला, शादी के कितने अरसे बाद आपको पता चल गया था कि ये इसका आगाज़ हुआ चाहता है? मुझे शुरू से ही पता चल गया था ये ऐसे है। तो सब ने मुझे यही कहा कि तुम सब्र करो, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, मैं अल्लाह ताला औलाद देगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया, फिर भी ये सही ना हुआ। तो सब कहने लगे अल्लाह ताला इसको बेटी दे दे, फिर ये ठीक हो जाएगा, तुम सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र वालों को अजर अज़ीम देता है। तो फिर मैंने बेटी के लिए भी सब्र किया, मेरी फिर 2 बेटियां हो गई, फिर पहले से बढ़ गया है, ये काम नहीं हुआ। क्या काम क्या करता है ये जब मेरी शादी हुई तो तब ये रिक्शा चलाता था, फिर इसने रिक्शा बेचकर घर में बैठ के पैसे खा पी लिए। फिर ये इसको कोई हुनर नहीं है, इसको कोई तजर्बा नहीं है, ये फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री वाले इसको रख लेते हैं, जब उनको पता चलता है ना इसको कोई काम नहीं आता वो इसको छुट्टी दे देते हैं और इसकी फ़ौरन ही डिमांड होती है मेरी सैलरी बढ़ाओ सैलरी। वो कहते हैं एक तो तुम्हें काम नहीं आता, ऊपर से हम तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ा सकते। आपका जो जिस घर में आप रह रही हैं उसका फैमिली ट्री कैसा है, मतलब कितने लोग हैं, कितने अफराद हैं? क्या आपके जो ससुराल है, इन लॉज हैं, वो ज़्यादा जॉइंट फैमिली में रहती हैं, आप सेपरेट रहती, कौन कौन होता है वहाँ? मेरा एक ससुर है, मेरा शौहर है, मेरे 3 बच्चे और मैं, और नीचे रेंट पे है। रेंट उसी दिन ही खाली किया था हमने, मकान 2 दिन पहले ही मकान खाली किया। जब वो रेंट पे दिया हुआ था और जो किराएदार थे वो जा चुके थे, अब उसको इस बात की भी फ्रस्ट्रेशन होगी। 7 साल आपने इस शख्स को बर्दाश्त किया, 7 साल में आपको एक दफ़ा भी नहीं ख्याल आया इस बात का कि रिश्ते का बोझ उठाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है? आपने अपने घर वालों को भी हमेशा तसल्ली दी, पीछे अपने मायके में भी अपने वालिदैन को, भाइयों को भी आपने कभी नहीं बताया कि मेरे साथ यहाँ पे सुलूक क्या हो रहा है? मैं तकरीबन नहीं बताती थी, हमारे में यही कहते हैं कि सब्र करो, तो सब्र करने से अल्लाह ताला आपको जो है ना अजर देगा, तो घर बस जाएगा। हमारे में भी ऐसे होता है, जितना भी बिगड़ा हुआ हो ना, जब शादी हो जाए तो फिर वो सही हो जाते हैं। मैं इसी इंतज़ार में थी कि ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये पहले से ज़्यादा ही होता गया।
اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اس نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا پھر اس کے بعد آپ کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا, اس کے بعد کیا ہوا آپ کو یاد ہے؟ کیا آپ نے ایکٹ کیا؟ پھر ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس نے آپ کو کچھ قید بھی رکھا, وہ ساری ذرا بات بتائیں کہ جب اس نے پانی ڈال دیا آپ کا جسم جو ہے وہ جل گیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے اوپر جب اس نے پانی ڈالا میں جل گئی تھی, تو میرے بچے مجھے گلے لگا کے رو رہے تھے, تو شاہد بھی مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا کہ مجھے نہیں پتہ تھا تم اتنی جل جاؤ گی, میں غصے میں تھا. تو پھر کچھ دیر بعد وہ کہیں گیا تو میں نے جلدی اپنے بیٹے سے موبائل لے کر 15 پہ کال بھی کی تھی. تو جب انہوں نے رپلائی کیا تو تب شاہد علی آ گیا تھا, تو اس نے مجھ سے موبائل لے لیا اور موبائل سے سم بھی نکال لی اور پورے 5 دن گھر میں رکھا. کہتا ہے میں لے کر جاؤں گا تو مجھے پولیس جو ہے پکڑ لے گی, میں نے اس کو ہاسپٹل نہیں لے کر جانا, گھر میں علاج کرنا. گھر میں پھر اس نے کوئی علاج کروایا یا ایسے چھوڑ دی؟ نہیں, گھر میں وہ دیسی ٹوٹکے جو ہوتے ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں اور گولیاں بھی کوئی لے کر آیا تھا, میں وہ کھا رہی تھی. اس کے بعد پھر آپ کو کیا محسوس ہوا کہ آپ نے 5 دن رابطہ نہیں, پھر رابطہ ہوا کیسے آپ کا پیچھے؟ وہ پھر میرے بیٹے کو موبائل دے کر گیا, سم تو نہیں تھی اس میں, میں نے کہا اس کو دے دو, بچے مجھے تنگ کرتے ہیں. جب یہ باہر کوئی کام کرنے جاتا تھا, 3 بچے ہیں, وہ مجھے تنگ کرتے تھے, میں چل پھر نہیں سکتی تھی. میں نے کہا اس کو موبائل دے دو, تو اس نے اس کو موبائل دے دیا تھا کہ کارٹون دیکھتا رہا. پھر میں نے اپنے بیٹے سے جلدی موبائل لے کر ویڈیو بنا کر جو میرے جس کا بھی نمبر تھا, بھائیوں کا, بھتیجوں کا, بھانجوں کا, سب کو میں نے یہ اپنی ویڈیو سینڈ کر دی. اور پھر آپ کو جو واپس کسی کی کال آئی, کسی کا رابطہ ہوا, یا پھر وہ لوگ خود ہی چل کے آپ کے پاس آئے؟ میرے بھائی نے پھر مجھ سے جب پوچھا تو شاہد علی کو پتہ چل گیا تھا ان لوگوں نے آ جانا ہے, تو پھر وہ پہلے سے ہی تیاری کر کے گھر سے بھاگ گیا. اس نے کیا موقف کیا رکھا؟ آپ کے بھائیوں سے وہ ملا ہی نہیں؟ نہیں ملا, پہلے بھاگ گیا تھا. پھر آپ کے جو بھائی آئے, کتنے افراد وہاں سے آئے تھے, وہ آپ کو لے کے پھر کہاں گئے؟ میرے ماشاءاللہ 5 بھائی ہیں, 5 ہی میرے بھائی اور ایک بھتیجا اور بھابھی آئے تھے مجھے لینے. پھر آپ کو لے کے وہ واپس لیا چلے گئے؟ مجھے لے کر واپس لیا چلے گئے. انہوں نے یہ کوشش کیوں نہیں کی کہ آپ کو وہیں پہ امیجیٹلی کسی ہاسپٹل میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے یا پولیس اسٹیشن میں جاتے؟ پتہ نہیں, وہ کوئی آدمی کہہ رہا تھا میرے بھائی کو کہ آپ پہلے ادھر آ جائیں, اس کا علاج کروائیں, تو پھر یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں اس طرح ہوا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب صورتحال جو ہے, اب ظاہر ہے وہ پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا ہے. ایک رشتہ جس کا ہم بوجھ اٹھاتے ہیں, اور ایسا رشتہ جس کا بوجھ اٹھانا ممکن نہیں رہتا انسان کے لیے, ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ معافی تلافی کے بعد جو ہے وہ حالات نارمل ہو جائیں گے آپ کے؟ وہ وقتی طور معافیاں مانگ لیتا ہے, پھر کچھ دنوں کے لیے نارمل ہو جاتا ہے, پھر وہ اسی طرح ہو جاتا ہے. کیا چاہتی ہیں ابھی آپ حکام بالا سے؟ ہماری جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, انہوں نے خواتین کے لیے ایک نعرہ, ایک موٹو, ایک مینوفیسٹو نکالا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیور اگین, کہ خواتین کے ساتھ یہ دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. اور ہمارے جو اعلیٰ پولیس حکام ہیں وہ بھی اس بات پہ پورا اور فوری رسپانس بھی دیتے ہیں, ایکشن بھی لیتے ہیں. اب کیا کہیں گی کہ آپ کی کیا توقعات ہیں گورنمنٹ سے, سسٹم سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دیں اور میرے ساتھ انصاف کیا جائے. اب میں نے یہی سوچا, عورت کا گھر تو ہونا چاہیے, کم سے کم 4 دیواری میں بیٹھ کر وہ محنت کرے. میں چاہتی ہوں ادھر لیا میں مجھے گھر بنوا کے دے. ان کے پاس بہت کچھ ہے, بینک میں بھی پیسہ ہے اور مکان ادھر اپنا ہے, جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ مجھے ادھر گھر بنوا کے دے. میں نے ادھر رہنا نہیں ہے, اب مجھے میری جان کا خطرہ ہے ادھر. طاہرہ بہن, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پڑھی لکھی ہیں؟ ہاں جی. کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی؟ میں نے میٹرک کی. میٹرک. اور یہ جو آپ کا ہسبینڈ ہے یہ پڑھا لکھا ہے؟ اس نے بھی میٹرک کیا ہوا. اور میٹرک کوالیفائڈ ہونے کے باوجود یہ ایک جگہ ٹک کے نوکری نہیں کرتا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے زندگی کے 7 سال اس شخص کے ساتھ گزارے ہیں کہ اس کو کہیں کوئی نشے کی یا کوئی جوئے کی ایسی لت لگ گئی ہو کہ اس کے پاس جو جس شخص کو اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے, جس کو لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا تو ان پہ احسان کروں گا, یہ بیگم کی ڈیوٹی جو لگا رہا ہے کہ اپنے میکے سے پیسے منگواؤ. یہ اچھا, ہم مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کو پہلے بھی کہتا رہتا تھا کہ اپنے بھائیوں سے یا اپنے والدین سے پیسے منگواؤ. اس بات میں کتنی سچائی؟ یہ نہ کوئی جوا میں نے آج تک دیکھا ہے, میں ایسے کیوں جھوٹ بولوں. نہ میں نے کوئی اس کا کوئی نشہ, صرف پان کھاتا ہے شروع سے ہی, تو میں نے اس کو پان ہی کھاتے ہوئے دیکھا ہے, اور میں نے اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں دیکھی.
और पैसों का तकाजा ये करता था? पैसों का तकाजा ये इसलिए करता है क्योंकि इसने पूरी ज़िंदगी कमाया नहीं है, माँ बाप से लेता रहा है, इसका भी यही ज़हन है कि ये भी अपने माँ बाप से मंगवाए। आपने फिर मंगवाया कि शुरू में दिए भी हैं कुछ? नहीं दिए, मैंने कहा मैं एक दफ़ा मंगवा लूँगी, तो इसने मुझे बार बार कहना है, मैंने भी नहीं मंगवाए। नाज़रीन किराम, ये कहानी है मर्दों के मुआशरे की, जहाँ पे ख़वातीन, बहनें, बेटियाँ गैर महफूज हैं, जहाँ पे हम बग़ैर तस्दीक किए, बग़ैर जांचे अपनी बहन बेटियाँ दरिंदों के आगे छोड़ देते हैं और फिर उनके रहमो करम पे होती हैं। नाज़रीन, ताहिरा नामी ये ख़ातून इंसाफ की मुंतज़िर है। एक दरिंदे के हाथों ज़ख्मी होने के बाद, जिस्म जल जाने के बाद, अभी भी वो सिर्फ़ अगर फ़िक्रमंद हैं तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की। ये होती है माँ, और ये होती है माँ के प्यार की ताकत। नाज़रीन, हमारा आज का मुआशरा, जिसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहा जाता है, यानी मर्दों का मुआशरा कहा जाता है, और आज जिस स्पेसिफ़िक केस पे हम बात कर रहे हैं, इन्हीं केसेस की वजह से जो है कहा जाता है कि ये मर्दों का मुआशरा है, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। फैसलाबाद में थाना मंसूराबाद की हदूद में एक ज़ालिम शौहर ने अपनी बीवी को ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उसे जान से मारने की कोशिश की, उसे जला डाला बुरी तरीके से, और 5 रोज़ तक उसे हब्से बेजा में रखा। तफसीलात जानने के लिए हम इस वक्त पुलिस स्टेशन मंसूराबाद में मौजूद हैं। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर मुज़फ़्फ़र अली खोखर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। SHO हैं थाना मंसूराबाद के। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुज़फ़्फ़र, बताइएगा कि ये किस तरह से ये वाक़या पेश आया? ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का बड़ा वाक़या है जिसमें खातून को बुरे तरीके से जो है वो जला दिया गया। कैसे आपको इत्तला मिली और कैसे पुलिस ने इस पर रिस्पॉन्ड किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। पहले तो आप का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। इसके अलावा जैसे कि CM साहबा पंजाब का एक माटो है, नेवर अगेन, नेवर अगेन, मज़ीद नहीं। और जिस चीज़ को हमने टेकअप करते हुए IG साहब पंजाब, RPO साहब डॉक्टर आबिद साहब और CPO साहब फैसलाबाद, उनकी इंस्ट्रक्शंस के को फॉलो करते हुए हमने इस पे बहुत फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए इस मामले को हमने कवर अप किया है। हमें एक ना इतला मिलती है लिया पुलिस की जानब से, लिया पुलिस की जानब से हमें इतला मिलती है कि इस तरह का हमारे पास केस आया है। तहरा यास्मीन जो कि इस केस में विक्टिम है, वो हमारे पास आई। उन्होंने कंप्लेन की है कि मोरखा 17 तारीख को उसके साथ इंसिडेंट हुआ है थाना मंसूराबाद के एरिए में, जबकि इसके मुतल्लिक हमारे पास ना उन्होंने कोई कंप्लेन की थी, ना हमारे पास उन्होंने कोई मतलब कॉल की थी, ना किसी किस्म का हमारे पास वो आए थे। तो हमने फिर उनके साथ कांटेक्ट करके उनको ऑनलाइन लेके एप्लीकेशन लेके उनसे तो फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए मुलज़म, इसमें जो मुलज़म है शाहद, उसको गिरफ़्तार करके उसको पाबंद सलासल किया। अच्छा, बताइएगा कि जब आपको लिया पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि आपके एरिया में इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है, आपने उनसे कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने आके आपको तफसीलात बताई। वो क्या तफसीलात हैं कि कैसे ये इंसिडेंट हुआ, क्या उसके मुहर्रिकात क्या थे, क्यों ये वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, जब उनसे रब्ता हुआ है तो हमने फिर उनका नंबर लिया, कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनसे रब्ता किया। रब्ता करके उनको कहा कि आप हमारे पास आएँ, हम आपके लिए हैं और हम आपकी कार्रवाई करते हैं। तो असल में जो मेन इसमें सारा इंसिडेंट है ना, वो इस तरह हुआ है कि मुरखा 17 तारीख को ना तकरीबन को सुबह 9-10 बजे के करीब ये घर पे मौजूद थी तहरा यास्मीन। तो उधर इनकी आपस में जो है ना, इनका खावन जो है शाहद, उसके साथ कोई तला कलामी हुई है उनके घरेलू मैटर्स पे, जिस पे शाहद ने गुस्से में आकर उसके ऊपर गर्म पानी जो है ना वो उनके ऊपर गिरा दिया। तो जब गर्म पानी गिराया तो उन्होंने 15 पे कॉल करने की कोशिश की, उन्होंने नंबर डायल किया 15 पे कॉल करने की कोशिश की, तो उससे मोबाइल भी छीन लिया गया, जो हमें बताया गया है ना तहरा यास्मीन की तरफ से। तो उसका मोबाइल छीन लिया शाहद ने मोबाइल छीन के इवन के उसमें से सिम भी निकाल ली। सिम निकाल के उसको 5 दिन तक शाहद ने, मुलज़म ने बंद रखा कमरे में। 5 दिन तक उसने किसी के साथ उसको रब्ता नहीं करने दिया, ना पुलिस के साथ, ना किसी दीगर इदारे के साथ, ना ही उसने उसको अपने मेके, अपने भाइयों के साथ या किसी के साथ उसने रब्ता नहीं करने दिया। तो 5 दिन के बाद उसको कोई टाइम मिला है,
وائی فائی کے ذریعے اس نے اپنا موبائل کو کنٹیکٹ کر کے اپنے بھائیوں کو پکچر وغیرہ بھیجی، تو اس کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، تو بھائی اس کے بھائی گھر پہ آئے، طاہرہ یاسمین کے گھر پہ آ کے پھر اسے لے کے گئے ادھر جا کے پھر کوٹ اردو لے کے گئے پہلے لیا میں ایک ہاسپٹل میں اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے. تو جب ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے گئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ پولیس کیس ہے، پہلے آپ پولیس سے کنٹیکٹ کریں، اس کے بعد ہم آپ کا مطلب ٹریٹمنٹ جو ہے مکمل وہ کریں گے. اس کے بعد انہوں نے پھر متعلقہ جو پولیس اسٹیشن تھا لیا میں، جو ان کو لگتا ہے ان کا اپنا متعلقہ پولیس اسٹیشن، وہاں پہ انہوں نے رابطہ کیا. پولیس اسٹیشن گئے، انہوں نے سارے ان سے پوچھے کہ حالات کس طرح ہوا ہے، انسیڈنٹ ہوا کیا، کہاں پہ ہے، کیا مسئلہ بنا ہے. تب انہوں نے یہ بات ادھر کلیئر کی کہ یہ منصور آباد کے ایریے میں انسیڈنٹ ہوا ہے. پھر انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، دین پھر ہم نے ان کا کنٹیکٹ نمبر لے کے ان سے رابطہ کر کے ان سے اپلیکیشن لے کے ان کی ایف آئی آر کا اندراج کیا. نہ کہ ایف آئی آر کا اندراج کیا بلکہ ہم نے فوری رسپونڈ کرتے ہوئے ملزم کو اریسٹ کیا. بھائی یہ بہت پازیٹیو بات ہے، ہماری پولیسنگ چینج ہو رہی ہے، ہمارا سسٹم تبدیل ہو رہا ہے کہ ایک انسیڈنٹ جو یہاں رپورٹ نہیں ہوا اور آپ کو صرف کنسرننگ پولیس اسٹیشن سے اطلاع آتی ہے، آپ نہ صرف مدعیان سے رابطہ کرتے ہیں بلکہ ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کی اپلیکیشن لیتے ہیں. ایف آئی آر بھی مجھے بتائیے گا کہ اس شخص کے خلاف جو ہیں وہ کن دفعات کے تحت جو ہے ابھی کارروائی کی جا رہی ہے؟ جی، اس کے شخص کے خلاف ہم نے ایک تو 336 جو ہوتی ہے مطلب جلسانہ یا کسی بھی طرح سے جسم کے کسی حصے کو آگ سے یا پانی گرم سے جلسانہ 336 کی ایف آئی آر دی ہے. اور اس کے اگینسٹ پھر فردر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے میڈیکل اس کا کلیئر ہوتا ہے، ان کا طاہرہ یاسمین کا میڈیکل میں جو بھی افینس بنیں گے، جو اس پہ لگیں گے، وہ انشاءاللہ اس کے بالکل قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. اس کے خلاف آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے، کیا اس نے بتایا ہے اس شخص نے، کیا یہ کوئی ذہنی مریض ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی نشہ کرتا ہے؟ کیا ایسی چیز تھی کہ ایک انسان اس حد تک چلا جائے کہ اپنی شریک حیات جو اس کے 3 بچوں کی ماں بھی ہے اس کو وہ اس حد تک تشدد کرے یا جلسا کے مارنے کی کوشش کرے؟ اس کے دماغ میں چل کیا رہا تھا؟ جی، ابھی تک تو بات جو ہمارے سامنے آئی ہے نا، اگریسو ہو کے اس نے کی ہے. غصے میں وہ کہتا ہے جی میں تیش میں آ گیا تھا، غصے میں آ گیا تھا، تو غصے میں آ کے جی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کی ہے. لیکن یہ وہی حالات ہیں نا، جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے شروع میں تھا، ٹھیک ہے، کہ عورت کو ایک کمزور سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ مرد پاورفل ہے، عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے. بس یہ اسی کے ریلیٹڈ ہی ہیں، سمجھ لیں کہ اس نے غصے میں آ کے اس پہ ٹارچر کرنا مناسب سمجھا کہ میں اس پہ ٹارچر کروں. مظفر بھائی، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیجئے تاکہ جتنے لوگوں تک یہ میسج پہنچ سکے وہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 336 جو ہے، یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں اس کی سنوائی ہوتی ہے اور اس کی سزا بڑی خوفناک ہے اگر لوگوں تک یہ میسج پہنچے. کیا اس کی سزا ہو سکتی ہے؟ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، یہ اے ٹی سی کورٹ کی سماعت ہے، دہشت گردی کورٹ کی سماعت ہے. تو اس میں عمر قید بھی ہو سکتی ہے، اس میں 14 سال قید بھی ہو سکتی ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ سزا ہے کیونکہ اے ٹی سی کورٹ کا ہے نا یہ کیس. تو اس میں تو یہی میسیج دوں گا کہ خدارہ آپ وہ جہالت کے دور سے نکلیں اور آپ خواتین کے حقوق ہیں، اور ہمارا اسلام بھی، چونکہ ہمارا دین اور اسلام بھی اس چیز پہ بہت زیادہ ہمیں بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، ہم نے چیزیں پڑھی بھی ہیں، سامنے بھی آئی ہیں کہ عورت کے برابر کے حقوق ہیں، عورت کے برابر کے حقوق ہیں، اور ہمیں بینگ اے مسلم بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں عورت کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ تشدد والے معاملات جو ہیں، چونکہ اب چینج ہو گیا ہے، اب دور بدل چکا ہے. اب آپ بلا وجہ اگر کسی خاتون پہ، عورت پہ، چاہے وہ آپ کا رشتے میں کچھ بھی ہیں، آپ کی وائف ہیں، آپ کی سسٹرز ہیں، آپ کی مدر ہیں، کسی پہ بھی اگر یہ وائلیشن کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، تو اس کی سخت سے سخت سزا ملی. ناظرین اکرام، فیصل آباد میں تھانہ منصور آباد کی حدود میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پہ ایک ظالم شوہر اپنی بیوی کو غصے میں آ کر نہ صرف تشدد کا نشانہ بناتا ہے بلکہ اس پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دیتا ہے، اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر
जुल्म पर एक और जुल्म ये है कि उसे उसके मैके यानी पीछे घर वालों से कांटेक्ट नहीं करने दिया जाता। 5 दिन तक वो उसे हब्से बेजा में रखता है। फैसलाबाद पुलिस की यहाँ पे एक आला कारकर्दगी ये सामने आई है कि लिया पुलिस से इनको सिर्फ एक टिप मिलती है, एक क्लू मिलता है कि आपके हुदूद में ये वाक़या पेश आया है, और SHO थाना मंसूराबाद सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर अली खोखर उस पर एक्शन लेते हुए न सिर्फ उन लोगों से रब्ता करते हैं मुतासरा ख़ानदान से, बल्कि उनको बुलवा कर बाकायदा उन पर एप्लीकेशन लेके FIR का इंदराज करते हैं। केस रजिस्टर्ड कर दिया गया है और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 336 के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, जिसकी सुनवाई एंटी टेररिज्म यानी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में होती है और इसकी सज़ा 14 साल उम्र कैद तक भी हो सकती है। लिहाजा अपने गुस्से पर काबू रखिए, अपने रिश्तों में एहतियात बरतिए। औरत खा वो किसी भी रूप में है, माँ, बहन, बेटी या बीवी, वो काबिल एहतराम है। नाज़रीन, रिश्तों के मामले में हम एक हसास कौम हैं। फैसलाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है थाना मंसूराबाद के हुदूद में, जहां एक जालिम शौहर अपनी ही बीवी के ऊपर खौलता हुआ पानी डाल के उसे न सिर्फ जलाता है बल्कि 5 दिन तक उसको घर में कैद भी रखता है। खातून किसी भी तरीके से जो है वो अपने घर वालों से, अपने मैके से, जो कि फैसलाबाद से सैकड़ों किलोमीटर दूर लिया के रहने वाले हैं, वहाँ पर रब्ता करती है। वो आके उसको उसकी कैद से बाजियाब करवा के जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल इंतज़ामिया जो है वो किस तरह का रवैया रखती है। वो कहती है कि जी पुराने ज़ख्म हैं, आप ऐसा करें, आप कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आएँ ताकि हम इसका MLC यानी मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर सकें। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं उस मुतासरा खातून के भाई, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइए। वालेकुम सलाम, मेरा नाम अल्लादिता है जनाब। अल्लादिता भाई, आपकी सिस्टर के साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बताइएगा कि ये जो आपका बहनोई है ये कब से जो है वो आपकी सिस्टर के साथ इस तरह का रवैया रवा रखे हुए था, और आप घर वालों को जो है क्या इस बात का पता था कि आपकी सिस्टर उस घर में खुश नहीं है? ये तो शुरू में जब शादी होगी शुरू में ही इतनी लड़ाइयाँ होती थी। हम कहते थे कि छोटी मोटी बात है, कोई मसला नहीं है। मिसाल है घर में छोटी मोटी बात हो जाती है, लड़ाइयाँ होती हैं हर वक्त। मिसाल है मेरा भाई भी आया, बड़ा भाई इनकी सुलह करवाने, उसको उल्टा मारा है इन्होंने। हमने कहा चलो खैर है, हमारी बहन का घर बसता रहे। अभी बात यहाँ तक पहुँच गई कि इसको इसने जला दिया। तो जलाया क्यों है कि उसने उसी के बच्चों के लिए रोटी मांगी है। ठीक है, रोटी मिसालें मांगी है तो इसने कहा नहीं है, मैं नहीं दिलवा। आपके भाई पैसे भेजते हैं, आपका बाप पैसे भेजता है, मैं किस चीज़ के पैसे दूं? देखिए, वालिद है ना, वालिद का तो अपना फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को खुराक फराहम करेगा, उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा। तो अगर एक वालिद अपने बच्चों को, अपने ही बच्चों को खाना नहीं दे सकता तो फिर क्या ड्यूटी है उसकी? बस वो अपना फ़र्ज़ नहीं समझ रहा ना। वो कहता है मेरा बाप लाएगा मिसाल राशन, इसका बाप कहता है मेरा बेटा लाएगा। इसकी वजह से ये दोनों बाहर से खा के आ जाते हैं। मेरी बहन और बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। एक दिन पहले बच्चा स्कूल नहीं गया, अगले दिन मेरी बहन ने कहा चलो, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था अगले दिन, तो उसने कहा जाओ मिसाल मुझे मम्मा रोटी चाहिए। उसने स्कूल जाने वाला कितने बच्चे हैं आपकी बहन के? तकरीबन जो हमें पता चला है कि तकरीबन 7 साल पहले आपकी सिस्टर की शादी हुई। 3 बच्चे हैं, और जो बड़ा बच्चा है वो स्कूल जाता है? जी, एक बच्चा स्कूल जाता है। वही नाश्ते की ज़िद कर रहा था कि मेरी बहन ने कहा चलो अपने दादा को जाके बोलो एक रोटी ले आओ। जब इसने अपने दादा को जाके कहा, ये सुन रहा था, इसने कहा क्यों मेरे बाप को बोला है कि तुम्हारे भाई ने पैसे भेजे, तुम्हारे बाप ने पैसे भेजे। इसने पानी गर्म किया था नहाने के लिए, खोलता हुआ पानी। ये भी मेरी बहन चूल्हे के साथ बैठी थी, इसने उसी खोलता हुआ पानी को लात मारी, उसके ऊपर जा गिरा, सारी बुरी तरह से जल गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या करता है आपका ये जो बहनोई है, ये काम काज क्या करता है? कोई ख़ास काम नहीं करता है। मिसाल है ये फैक्ट्रियों में काम करते हैं, 5-10 दिन 15 दिन ठहरता है, उसके बाद इसका रवैया इतना ख़राब है, किसी के साथ इसकी नहीं बनती, इसको भगा देते हैं। कहीं भी कोई काम पे भी नहीं टिकता है सही, इसका कोई मुस्तकिल काम कोई भी नहीं है। अल्लादिता, मैं इनफॉर्मली आपको ये कह रहा हूँ, हम रूटीन से हट के मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ कि जब हम जान जाते हैं कि हमारी बहन बेटियों की ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हुई हैं, हमने एक गलत फ़ैसला लिया और एक वहशी दरिंदे के सपुर्द अपनी बहन बेटियां कर दी, और हमें उसका एहसास भी हो गया। 7 साल से आप ज़हनी और आपकी बहन जिस्मानी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही है, सिर्फ़ एक बात को लेके कि घर बच जाए। क्या घर बचाना ज़रूरी है या ज़िंदगी? हम ये पहला फ़ैसला क्यों नहीं कर लेते कि ऐसे दरिंदे से अपनी बहन की जान छुड़वा लें?
सर जी देखें, पहले तो हमको पता नहीं था, हमारी बहन हमको बताती नहीं थी कि इतनी बड़ी बात हो जाती, इसके साथ मिसाल जुल्म करता था, ये हमको बताती, बाद में इसका जहन माइंड बना के कि हम लड़ाई हम हमारे तक ये बात पहुंचाने नहीं देता था। हमारी बहन भी ये कहती थी मैं अपने भाइयों को ना बताऊं, वो टेंशन में होंगे, छोटी मोटी बात मिसाल इतनी। इसके हमसाए अक्सर हम जाके उनको मिले, उन्होंने कहा 10 दफ़ा हम इनकी सुलह करें, गलियों में जाके मारता था। अभी आप हमारी बहन से भी पूछ लें, हम अभी हमको पता चला ये सारी सूरत हाल जब ये जली है, हम इधर आए हैं। यकीन को मैं पहले मेरा बड़ा भाई यहाँ था, हम घर दूर है हमारा, हम मजदूर बंदे इधर आ ही नहीं सकते ज़्यादा। मुझे ये बताएं कि जब ये वाक़या हुआ है और आपकी बहन ने घर पे रब्ता किया, आपको कैसे पता चला है कि आपकी बहन के साथ ये वाला इंसिडेंट हो गया? ये तो सर जी हमको 5 दिन पता चला। 5 दिन इसने उसको कैद कर रखा था, ठीक है, 5 दिन उसने कैद किया। जब इसने पहले दिन मेरी बहन ने मोबाइल से 15 पे कॉल की, 15 को वापसी कॉल आई, इसके शोर ने वो सिम निकाल के मोबाइल बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद ना हमारे साथ रब्ता करने दिया। इसका माइंड बनाया है कि मुझसे गलती हो गई है, जो भी इस तरह मिसाल मेरी बहन को कहा है, इसने कहा सही है, मैं अपने भाइयों को नहीं बोलती। इसने मोबाइल उसके लिया है, हमसे रब्ता किया है, हमको रात को 9 बजे 17 तारीख को बताया, हम 10 बजे उधर से रवाना हो गए। हम यहाँ जब फैसलाबाद पहुँचे उसको लेके वहाँ अपने गाँव चले गए, तो हमको अंदाज़ा नहीं था इधर थाने ले जाएं, अस्पताल ले जाएं। जब हम उधर मिसाल अस्पताल भी ले गए, थाने भी ले, उन्होंने कहा ये आपका केस फैसलाबाद मुतलका थाने में होगा। वहाँ से फिर हमने थाने वाले भी हमारी बात नहीं सुनी। कोट सुल्तान में हम जाके DPO साहब को मिले लिया में, DPO साहब ने हमारा यहाँ पे मिसाल उनको रेफरेंस किया केस हमारा, तो कुछ हमारी बात हुई। अभी फिर आप इधर फैसलाबाद आए, मुतलका थाने में भी गए होंगे, हॉस्पिटल में भी गए, कैसा था रवैया लोगों का? कैसा होता है? एक शख्स जो है वो गरीब आदमी है, उसके साथ एक हादसा हो चुका है, वो बहन को, अपनी जली हुई बहन को लेके फिर रहा है, कभी पुलिस स्टेशन और कभी हॉस्पिटल। रवैया कैसा था? पुलिस का रवैया कैसा था? डॉक्टर्स का रवैया कैसा था? रवैया तो इन सब का सही है, पुलिस वालों का भी सही था, हॉस्पिटल वालों का भी सही था। रवैया हमारे साथ किसी ने गलत नहीं किया, लेकिन ये हम लेट हो रहे हैं, मिसाल हमको MLC नहीं बनवा के दे रहे, हमारा यही मसला है बस, बाकी और कोई टेंशन नहीं है। MLC आपको अगर डॉक्टर्स देते हैं तो फिर आपको लगता है आपकी बहन की जो जान है वो अल्लाह ताला ने बचा ली है, तो अब आप क्या सोचते हैं कि ऐसे दरिंदे के साथ दोबारा आप सुलह सफाई पे जाएंगे या कहेंगे बहन की जान बचा लें, ऐसे दरिंदे के साथ रहने से बेहतर है कि वो अकेली ज़िंदगी गुजार लें? जी, सबसे पहले तो हम इसकी जान बचाएंगे, उसके बाद इसकी ज़िंदगी बच जाए। अगर ये सही हो जाए फिर हम अपनी बहन से भी मशवरा करेंगे वो क्या कहती है। अगर वो सुलह करेंगे तो सुलह भी करेंगे किसी तरीके से, वरना मुश्किल है, हो नहीं सकता। नाजरीन, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि हम रिश्तों के मामले में बहुत हसास कौम है, और ख़ास तौर पर बहन बेटियों के घरों की जब बात आती है तो हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाया करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि कितने मसाइल और कितने मसाइब का सामना करना पड़ता है इन्हीं रिश्तों की देख रेख में, और फिर जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो बात लड़ाई झगड़े से आगे बढ़ के कत्लो गारतगरी तक पहुंचती है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि विज़डम रखें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, जहां रिश्तों का बोझ उठाना मुश्किल हो जाए वहां रिश्ता छोड़ डालें। कि मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि किस तरह हव्वा की एक बेटी दरिंदगी का निशाना बनी। रिश्तों में एतमाद का फुकदान हो तो फिर ऐसे वाक़यात हुआ करते हैं। फैसलाबाद के थाना मंसूराबाद के इलाके में जालिम शौहर ने अपनी बीवी को ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उसे खौलते हुए पानी से कत्ल करने की कोशिश भी की। मुलजिम शायद अपने किए पर नादिम हो। मुतासरा खातून ताहिरा इंसाफ की मुंतज़िर है। हव्वा की बेटियां कब तक सूली पर चढ़ती रहेंगी? हमारे मुआशरे में एतमाद और ठहराव का फुकदान क्यों है? कब हमें ये समझ आएगी कि रिश्तों को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है? इस्लाम ने ख़वातीन का जो मयार और एहतराम कायम किया है वो हम अडॉप्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? क्यों हम माँ, बीवी, बहन, बेटी को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते? कब हम सीखेंगे कि मुल्क पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब हम ख़वातीन को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देंगे। अगर हमने ख़ुद को तब्दील ना किया तो फिर हव्वा की बेटियां ऐसे ही दरिंदगी की भेंट चढ़ती रहेंगी। और टीम मुजरिम कौन का ये पैगाम है कि औरत को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। टीम मुजरिम कौन के साथ शुएब अल्ताफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।